हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री में हमारे आज के टॉपिक है आज़ाद हिंद फौज, लाल किला मुकदमा और सीआर फॉर्मूला, वेवेल योजना तथा शिमला योजना। इससे पहले देखेंगे अपना फैक्चुअल क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, इंडिया और थाईलैंड के बीच जो नेवी की एक्सरसाइज होती है उसका नाम क्या है? उसका नाम है कॉर्पेट। तो आप इसको याद कैसे रखेंगे? ऐसे याद रखिए कि आप थाईलैंड गए थे और वहाँ पर आपके लिए सब जगह कारपेट बिछे हुए थे। तो इससे याद रखिए इंडिया और थाईलैंड के बीच कौन सी होती है? कॉर्पेट। अब हम देखेंगे अपना टॉपिक। तो देखिए आज़ाद हिंद फौज एवं सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए जनवरी 1941 में सुभाष चंद्र बोस अचानक गायब हो गए। वे कलकत्ता से होते हुए रूस पहुंचे और फिर मार्च में बर्लिन। तो देखिए जो सुभाष चंद्र बोस जी थे वो ना 1941 में इंडिया से चले गए और कलकत्ता से पेशावर होते हुए रूस और फिर मार्च में बर्लिन पहुंचे। क्यों गए वो वहाँ पे? तो देखिए जर्मनी पहुंचकर उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए हिटलर से मदद मांगी और फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि भारत की स्वतंत्रता चाहते थे वो, और इसके लिए वो विदेशी सहायता पाना चाहते थे और एक फौज का गठन करना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने किससे मदद मांगी? जर्मनी में हिटलर से मदद मांगी। और अगर आपसे पूछे जाए फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किसने की, तो वो सुभाष चंद्र बोस ने की। आज़ाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया। वे ब्रिटेन की भारतीय सेना के अधिकारी थे। अब अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि आज़ाद हिंद फौज का सबसे पहले विचार किसके मन में आया, तो आपको ऐसा लग सकता है सुभाष चंद्र बोस, लेकिन ऐसा नहीं। मोहन सिंह थे, उनके मन में सबसे पहले ये विचार आया था। वो ब्रिटेन की भारतीय सेना के अधिकारी थे। 1 सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न का गठन किया गया। ठीक है, तो पहले क्या 1942 में इसकी पहली डिवीज़न बनी। फिर 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे। उन्हें आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया। तो जब सुभाष चंद्र बोस जी सिंगापुर पहुंचे तो उन्हें आज़ाद हिंद फौज का क्या किया गया? सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। जर्मनी, जापान और उसके समर्थक देशों ने सरकार को मान्यता भी दी। तो देखिए इन्होंने क्या किया? स्वतंत्र भारत के लिए अस्थायी सेना बना दी, अस्थायी सरकार बना दी। ठीक है, अस्थायी सरकार का मतलब ये हुआ कि इन्होंने, मतलब अगर जैसे हमें स्वतंत्रता मिलती है तो उसके बाद एक सरकार चाहिए ना देश चलाने के लिए। तो इन्होंने एक अस्थायी सरकार की स्थापना कर दी और देशों ने उसे मान्यता भी दे दी, जर्मनी, जापान जैसे देशों ने। इस सरकार ने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। तो देखिए इन्होंने जो अपनी सरकार बनाई थी उसने मित्र राष्ट्र थे उनके विरुद्ध युद्ध की घोषणा करी थी। सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट नाम से एक महिला रेजिमेंट बनाई। आजाद हिंद फौज की 3 ब्रिगेडों के नाम सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड रखे गए। तो इन्होंने देखिए युद्ध के लिए अलग अलग ब्रिगेड बनाई है ना, रेजिमेंट। तो जो महिलाओं के लिए थी उसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। ये वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम्स में। उसके बाद 3 थी सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँ का नारा दिया। अगर ये पूछा जाए कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी किसने? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अब देखिए 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। तो ये क्या उन्होंने क्या बोला? गांधी जी को संबोधित भी किया। ठीक है, कि जो है स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। जापान की सेना द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप को सुभाष चंद्र बोस की सरकार को सौंप दिया गया। तो जापान की जो सेना थी तो उसने जो हमारे अंडमान और निकोबार द्वीप थे वो सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। ठीक है, अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा गया। और अप्रैल 1944 में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा मोइरांग मणिपुर में फहराया गया। देखिए ये सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन आपको हम ये याद रखना है। देखिए 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के साथ ही आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को भी जापानी सेना के साथ समर्पण करना पड़ा। लेकिन हुआ क्या? देखिए इनका प्लान तो अच्छा था कि हम अपनी सेना बनाएंगे, है ना, और क्या है जो ब्रिटिश के साथ युद्ध करेंगे। लेकिन इसके साथ ही क्या एक अनफॉर्चुनेट चीज़ हो गई कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो जापान हार गया। लेकिन हमें सहायता किससे मिल रही थी? इन्हीं से मिल रही थी। तो जापान हार गया तो आज़ाद हिंद फौज के जो सिपाही थे उन्हें भी जापानी सेना के साथ समर्पण करना पड़ा। सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर से जापान की ओर भागे। संभवतः वह ताइपे हवाई अड्डे पर एक विमान दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 को मारे गए। तो देखिए क्या हुआ कि ऐसा बोला जाता है, मतलब
कि वो एक विमान दुर्घटना में चले गए, लेकिन कई फैक्ट्स है ये चीज़ को गलत भी मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि इस घटना का कोई एक्चुअली सबूत नहीं मिला है। ऐसे ऐसा कहा जाता है कि वो इस दुर्घटना में नहीं मरे थे, वो काफ़ी टाइम तक ज़िंदा रहे थे, लेकिन इन बातों का नहीं पता आपको। तो ये जो फैक्ट्स हैं वही हमें पढ़ने हैं। तो देखिए इसके बाद क्या हुआ था, लाल किला मुकदमा चला था 1945 में। ये क्या था, देखिए 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के आत्मसमर्पण के बाद सरकार ने उन पर सरकार के प्रति निष्ठा की शपथ तोड़ने के आरोप पर लाल किले में मुकदमा चलाने का निर्णय किया। तो जो आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे उन पर चलाया गया लाल किला मुकदमा। सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध समूचे देश में आंदोलन शुरू हो गया। लेकिन देखिए अब देश में तो आंदोलन शुरू होगा क्योंकि वो तो हमारे लिए ही लड़ रहे थे, आज़ादी के लिए। कांग्रेस ने आईएनए के सिपाहियों को बचाने के लिए आज़ाद हिंद फौज राहत तथा जांच समिति का गठन किया। तो कांग्रेस ने क्या किया, इनके लिए एक जांच समिति का गठन किया। बचाव पक्ष के वकीलों में भूलाभाई देसाई प्रमुख थे और उनका सहयोग तेज बहादुर सप्रू, कारजू तथा जवाहर नेहरू ने भी अदालत में बहस की। तो देखिए इनके बचाव पक्ष के वकील कौन थे, ये याद रखिएगा, भूलाभाई देसाई थे, ठीक है। और बाकी लोगों ने उनका सहयोग किया। आज़ाद हिंद फौज के सिपाही सरदार गुरुबख्श सिंह, श्री प्रेम शहगर और सहनबाज पर मुकदमा चलाया गया। तो किन पर मुकदमा चला, गुरुबख्श सिंह, श्री प्रेम शहगर और सहनवाज पर। यद्यपि कोर्ट मार्शल ने उन्हें दोषी पाया, परंतु लॉर्ड वेवेल जो उस समय वायसराय थे ने समकालीन परिस्थितियों को भांपते हुए उनका दंड क्षमा कर दिया। ठीक है, वैसे तो वो दोषी पाए गए थे, लेकिन लॉर्ड वेवेल थे, उनको लगा कि अगर इनको दंड दिया जाता है तो देश में बहुत विद्रोह होगा, इसलिए उनका दंड क्षमा कर दिया गया। अब देखते हैं सीआर फॉर्मूला या राजाजी फॉर्मूला क्या था, जो 1944 में आया था। राजगोपालाचारी जो मद्रास के एक प्रभावकारी नेता थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौते के पूर्ण पक्षधर थे। जो राजगोपालाचारी थे वो चाहते थे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हो। 1944 में गांधी जी की स्वीकृति से उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते की योजना प्रस्तुत की, जो इस प्रकार है। तो इन्होंने क्या किया, वो चाहते थे कि इनके बीच समझौता हो जाए, इसलिए उन्होंने एक योजना प्रस्तुत की। इन्होंने क्या कहा, मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे। पहला तो इन्होंने कहा कि जो अगर मुस्लिम लीग है उसे भारतीय स्वतंत्रता का मांग का समर्थन करना चाहिए। प्रांतों में अस्थायी सरकार की स्थापना के कारण में मुस्लिम लीग कांग्रेस की सहायता करे। युद्ध समाप्ति के पश्चात एक कमीशन उत्तर पूर्वी तथा उत्तर पश्चिम भारत में उस क्षेत्रों के लिए निर्धारित करे जहां मुस्लिम स्पष्ट बहुमत में है। उस क्षेत्र में जनमत सर्वेक्षण कराया जाए और उसके आधार पर तय किया जाए कि भारत में रहना चाहते हैं या नहीं। तो इस तरीके से उन्होंने क्या कहा कि मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे और प्रांतों में अस्थायी सरकार की स्थापना का में सहायता करे। ठीक है, उसके बाद एक कमीशन बनाएंगे उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए। ठीक है, और वहाँ पे जनमत सर्वेक्षण कराया जाएगा और तय किया जाएगा कि वो भारत में रहना चाहते हैं या नहीं। इसके बाद देखिए देश के विभाजन की स्थिति में आवश्यक विषयों यथा प्रतिरक्षा, वाणिज्य, संचार, आवागमन इत्यादि के संबंध में दोनों के मध्य संयुक्त समझौता किया जाए। तो ये चाहते थे कि जो प्रतिरक्षा, वाणिज्य, संचार, आवागमन है, जो मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो भारत के पक्ष में रहे। ठीक है, बाकी पाकिस्तान, मतलब दोनों के मध्य समझौता कराना चाहते थे। इस योजना को पूरी तरह तभी लागू किया जाए जब अंग्रेज पूर्ण रूप में सत्ता हस्तांतरित कर दे। तो ये कब योजना लागू की जाए, अंग्रेज जब सत्ता दे दे उसके बाद। तो देखिए अब ये लोग लड़ रहे थे अलग राष्ट्र के लिए, है ना, तो वो इसको क्यों अपनाएंगे। तो जो जिन्ना थी उन्होंने इस फॉर्मूले को यह कहकर स्वीकृत कर दिया कि उन्हें दीमक लगा सड़ा गला पाकिस्तान नहीं चाहिए। मतलब ये योजना उनकी स्वीकृत नहीं हो पाई, हो भी नहीं पाएगी, क्योंकि उन लोगों को चाहिए था पूरा राज। अब देखिए वेवेल योजना, शिमला समझौता क्या था 1945 में। ये छोटी छोटी घटनाएं हैं, आपको इनमें ध्यान रखना है। देखिए इनमें समझाने वाला इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद रखना है ये घटनाएं किससे संबंधित है। तो देखिए अक्टूबर 1943 में लिनलिथगो की जगह लॉर्ड वेवेल भारत के वायसराय बनकर आए। इस समय भारत की स्थिति अत्यधिक तनावपूर्ण थी। 14 जून 1945 को वेवेल द्वारा वेवेल योजना प्रस्तुत की गई। तो देखिए वेवेल योजना किसने प्रस्तुत की, वेवेल द्वारा। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि आप हमेशा घटनाओं का क्रम याद रखें, क्योंकि अब आईएएस में यही पूछा जाने लगा है कि इन घटनाओं को क्रम से लगाएं। तो आपको हर घटना का क्रम ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए इसमें निम्नलिखित प्रावधान थे, केंद्र में एक नई कार्यकारी परिषद का गठन हो जिसमें वायसराय तथा कमांडर इन चीफ के अलावा शेष सदस्य भारतीय हों। तो देखिए ये लोग क्या करते थे ना कि समझाने के लिए कुछ कुछ ऐसा प्रावधान बना देते थे जिनमें भारतीयों को शामिल कर देते थे। इन्हें लगता था इससे भारतीय संतुष्ट हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं होने वाला था। तो इन्होंने कहा एक नई कार्यकारी परिषद का गठन करेंगे जिसमें वायसराय और कमांडर चीफ के अलावा शेष भारतीय होंगे।
कार्यकारी परिषद एक अंतरिम व्यवस्था थी जिसमें तब तक देश का शासन चलाना था जब तक नए स्थायी संविधान पर आम सहमति नहीं हो जाती। तो उन्होंने कहा ये जो परिषद है ये अंतरिम व्यवस्था है, अंतिम व्यवस्था है, जब तक नए स्थायी संविधान पर सहमति नहीं हो जाती तब तक के लिए है। वेवेल प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु जून 1945 में शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो देखिए वेवेल प्रस्ताव पर विचार के लिए क्या हुआ, शिमला सम्मेलन। इसमें 21 भारतीय राजनीतिक नेताओं ने हिस्सा लिया। कांग्रेस की तरफ से मौलाना अबुल कलाम आजाद तथा मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना ने प्रतिनिधित्व किया। तो देखिए इन्हीं लोगों में नहीं हो पा रहा था सहमति, इसीलिए। तो देखिए इसमें कांग्रेस की तरफ से ध्यान रखिए मौलाना अबुल कलाम आजाद और मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना थे। सम्मेलन में जिन्ना द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की वायसराय की कार्यकारिणी के सभी मुस्लिम सदस्य लीग से ही लिए जाएं। तो देखिए जिन्ना क्या चाहते थे कि जो वायसराय की कार्यकारिणी है उसमें जो मुस्लिम सदस्य हो वो लीग से ही हो, क्योंकि मुस्लिम लीग ही सभी मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है। ये सम्मेलन की असफलता का प्रमुख कारण बना। ये चाहते थे कि जो कार्यकारिणी बन रही है उसमें सब मुस्लिम सदस्य मुस्लिम लीग से हो, कांग्रेस से मुस्लिम सदस्य ना हो। ठीक है, ये कहते थे मुस्लिमों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था वही है। लेकिन देखिए बहुत सारे जो मुस्लिम थे वो भारत के साथ भी रहना चाहते थे। तो देखिए इसलिए क्या हुआ, ये सम्मेलन असफल हो गया और गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया, लेकिन वे शिमला में उपस्थित रहे। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया, अगर पूछा जाए तो। ये छोटी छोटी घटनाएं थी, आपको ये ध्यान रखनी है बस इतना कि किससे संबंधित है, और इनका हर घटना का आपको क्रम याद रखना है। अब हम बाकी का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।